payback reciprocal. हेडिंग दीजिए पेबैक रेसिप्रोकल। ये नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक की थर्ड टेक्निक चल रही है। नंबर डालें मत डालें, हमें तो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। पेबैक रेसिप्रोकल, देखिए नया कुछ भी नहीं है। पेबैक पीरियड आपको समझ आ गया है, तो पेबैक से ही रिलेटेड है ये। चलो लिखते हैं जरा। पेबैक रेसिप्रोकल, आप देखना कितना इजी सा पॉइंट है ये। पेबैक रेसिप्रोकल इज ए rough estimate of rate of return for a project or investment। फुल स्टॉप। क्या लिखा हमने? पेबैक रेसिप्रोकल एक रफ एस्टिमेट है। किस चीज का रफ एस्टिमेट? एक प्रोजेक्ट से अर्न होने वाली रेट ऑफ रिटर्न का। फुल स्टॉप। पेबैक रेसिप्रोकल is computed by dividing the digit 1 by the project's payback period, by the project's payback period expressed in years। पेबैक पीरियड भी किसमें चाहिए? जो ईयर्स में एक्सप्रेस किया गया हो। यानी पेबैक रेसिप्रोकल का क्या फॉर्मूला बन गया? पेबैक रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई पेबैक पीरियड। ध्यान से समझना, देखो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता भी हूं। ये लो, फॉर एग्जांपल, if a project's payback period is 4 years, if a project's payback period is 4 years, comma, then the payback reciprocal is payback reciprocal is payback reciprocal is equal to 1 डिवाइडेड बाई पेबैक पीरियड यानी 4। क्या आ जाएगा ये? 0.25, दैट इज 25%। देखना इस कॉन्सेप्ट में क्या था। और आप खुद समझो, समझो मेरी बात को, मैंने क्या कहा। पेबैक पीरियड का मतलब क्या था? सर जो हमने पैसा लगाया है वो कितने टाइम में हमें वापस मिल जाएगा? यानी 4 साल में वापस मिल जाएगा। सोचो, हमने 100% पैसा लगाया किसी प्रोजेक्ट में, वो 100% हमारे पास कितने टाइम में आ रहा है? 4 साल में आ रहा है। अगर 4 साल में 100% आ रहा है तो हर साल कितना कितना परसेंट? 25-25% आ रहा होगा। तो वही तो निकल के आया यहाँ पर। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और क्यों इस कॉन्सेप्ट को पेबैक रेसिप्रोकल कहा है आपने समझा? क्योंकि हमने पेबैक पीरियड को यहां पर उल्टा कर दिया, 1 बाई पेबैक पीरियड कर दिया, तो पेबैक रेसिप्रोकल हो गया। और पेबैक रेसिप्रोकल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है?
क्या बताया मैंने? रेट ऑफ रिटर्न को, एक ये रफ एस्टिमेट है, यानी हमने जो पैसा लगाया वो कितने टाइम में वापस आएगा, उसे हमने नाम दिया था पे बैक पीरियड, जो कि इस एग्जांपल में हमने लेकर चले 4 इयर्स। अगर 4 साल में हमारा 100% लगाया हुआ पैसा वापस आ जाएगा, तो यानी हर साल कितना, 25 हो गया 100%। क्लियर है? समझ आया पॉइंट आपको? और यही बात मैंने आपको ऊपर लिखकर बताई थी, अगर आप पढ़ें तो देखिए क्या लिखा था। पेबैक रेसिप्रोकल इज ए रफ एस्टिमेट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न फॉर ए प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट। Payback reciprocal is computed by dividing the digit 1 by the project's payback period expressed in years. समझ आ गया पॉइंट? चलो क्वेश्चन देखते हैं, बताओ इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करने की जरूरत है क्या? कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 निकाल लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 32, ये रहा, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से। ए प्रोजेक्ट विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 लाख एंड लाइफ ऑफ 10 इयर्स, एक 10 साल का प्रोजेक्ट, लाइफ कितनी दे रखी है, 10 साल, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, 10 लाख। क्या कहते हैं, जनरेट्स CFAT, CFAT का मतलब समझ आ गया आपको, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स ऑफ ₹2 लाख पर एनम। हर साल इस प्रोजेक्ट से 2 लाख रुपए का कैश फ्लो जनरेट होता है। कैलकुलेट पेबैक रेसिप्रोकल ऑफ द प्रोजेक्ट, कहने पेबैक रेसिप्रोकल बताइए। चलो देखते हैं। कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू ₹10 लाख। लाइफ कितनी दी है प्रोजेक्ट की, 10 इयर्स। एनुअल कैश फ्लोज हर साल के सेम है, एनुअल CFAT कहें, एनुअल कैश फ्लोज कहें, मैं कह रहा हूं एक ही बात है। कितने दे रखे हैं, 2 लाख रुपए। और हमसे क्या मांगा है, कह रहे हैं पेबैक रेसिप्रोकल निकालो। तो पहले तो मुझे पेबैक पीरियड बता दो। पेबैक पीरियड इज इक्वल टू कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाई एनुअल कैश इनफ्लो। हर साल का सेम है तो फिर तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये लो एनुअल CFAT, यानी 10 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 2 लाख रुपए, क्या आ गया, 5 इयर्स। 10 लाख हमने लगाए, अगर 2 लाख 2 लाख 2 लाख हर साल करके आएंगे तो कितने साल में वापस हो जाएंगे 10 लाख, 5 साल में। पेबैक पीरियड निकल गया। आगे पे बैक रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई पे बैक पीरियड, 1 डिवाइडेड बाई 5, कितना आ गया, 0.2, दैट इज 20%। पे बैक रेसिप्रोकल, क्लियर सी बात है, 5 साल में हमें 100% हमारा पैसा वापस आ जाएगा, तो हर साल कितना, ऑन एन एवरेज 20%। देखना जरा आंसर, ये देखिए पे बैक रेसिप्रोकल 20%। क्लियर है? इस कॉन्सेप्ट में कुछ था नहीं। पेबैक पीरियड जो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, उससे 1 को डिवाइड कर दो तो पेबैक रेसिप्रोकल आ जाता है। हाँ जी, समझ आ गया आपको पेबैक रेसिप्रोकल? पेबैक रेसिप्रोकल। अच्छा, इसमें हमने डिसीजन क्राइटेरिया नहीं लिखा, एक बार डिसीजन क्राइटेरिया और लिख लीजिए। सिर्फ एक लाइन लिखनी है, क्वेश्चन से पहले ही लिख लो यहीं पर। ये देखिए डिसीजन क्राइटेरिया, बताना पेबैक रेसिप्रोकल ज्यादा अच्छा कि कम। अगर ये रेट ऑफ रिटर्न को प्रेजेंट कर रहा है तो जितना ज्यादा रिटर्न आएगी उतना बेस्ट होगा, जितना ज्यादा पेबैक रेसिप्रोकल होगा। ये लो मैं लिख देता हूं, हायर द पेबैक रेसिप्रोकल
payback reciprocal comma better is the project, better is the project। क्लियर है? ये देखिए, ये क्वेश्चन भी हमने बना लिया, बहुत सिंपल सा मेथड था पेबैक रेसिप्रोकल का। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक टेक्निक और रह गई है नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक में। कौन सी रह गई है? आपको याद होगा, मैंने लिखवाया था पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। उसे स्टार्ट करते हैं। चलिए हेडिंग दीजिए, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। ये लीजिए, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। और मैंने आपको पहले भी बताया कि इसे आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में सिर्फ पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी लिखा है। तो आप पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी कहें या पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी कहें, बात तो एक ही है। चलो पहले डिस्कस करें या लिख लें? चलो पहले लिख लेते हैं। लिखना स्टार्ट करो, लिखना स्टार्ट कीजिए। एज द कैश फ्लोज as the cash flows after payback period। देखा आपने, ये भी पेबैक पीरियड से ही रिलेट कर रहा है। as the cash flows after payback period are not taken into consideration in payback period method, payback period method, comma the project with higher payback period, higher payback period is rejected even though, comma it may generate higher benefits after recovering its initial investment, after recovering its initial investment, full stop। By considering this drawback of payback period method, by considering this drawback of payback period method, comma one more method is suggested, one more method is suggested, that is post payback
प्रॉफिटेबिलिटी। That is post payback profitability, full stop. Under this method, comma, the cash inflows after payback period are taken into account for considering the profitability of the प्रोजेक्ट। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको याद होगा जब लास्ट क्लास में हमने पेबैक पीरियड का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, तो मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल भी बनाकर दिखाया था जिसमें दो प्रोजेक्ट का कंपैरिजन करते हुए हमने पेबैक पीरियड निकाला था। और मैंने वहां पर आपको बताया था कि इस मेथड की लिमिटेशन है कि जब तक हमारा लगाया हुआ पैसा वापस नहीं आता तब तक के कैश फ्लोज को तो पेबैक पीरियड में कंसिडर किया जाता है, और पेबैक पीरियड के बाद के जो कैश फ्लोज हैं उन्हें कंसिडर नहीं किया जाता, वो इग्नोर हो जाते हैं। ये लिमिटेशन थी पेबैक पीरियड मेथड की। आपको याद है, मैंने एग्जांपल बनाकर आपको दिखाया भी था। अब आप सोचो, अगर किसी प्रोजेक्ट में पेबैक पीरियड के बाद ज्यादा कैश फ्लोज आ रहे हों तो वो प्रोजेक्ट तो रिजेक्ट ही हो जाएगा अगर हम पेबैक पीरियड मेथड से डिसीजन लेने लगे तो। और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये करके दिखाया था। आपको लग रहा होगा कि सर लास्ट क्लास तो आपने छोटी सी ली थी, लेकिन जब आपने उसे रिवाइज किया होगा तब आपको डिटेल में समझ आई होगी ना कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब आप समझ लो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको पेबैक पीरियड मेथड समझा दिया, लेकिन पेबैक रेसिप्रोकल और पेबैक पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी रोक लिया आज के लिए। क्यों? क्योंकि आपने लास्ट क्लास का रिवीजन किया होगा, तब आपको ये बातें समझ आई होंगी कि हाँ, पेबैक रेसिप्रोकल क्या है, ये जो मैं अब डिस्कस कर रहा हूं ये पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। समझो मेरी बात को, मैं फिर से बोल रहा हूं। पेबैक पीरियड मेथड में जब तक हमारे लगाए हुए पैसे वापस आते हैं, सिर्फ उतने टाइम तक के कैश फ्लोज को ही कंसिडर किया जाता है। यानी सिर्फ पेबैक पीरियड तक ही कैश फ्लोज कंसिडर किए जाते हैं। पेबैक पीरियड के बाद में जो कैश फ्लो हो रहे हैं किसी प्रोजेक्ट से, वो इग्नोर हो जाते हैं, उन्हें पेबैक पीरियड निकालते समय कंसिडर किया ही नहीं जाता। जिसकी वजह से जिन प्रोजेक्ट में पेबैक पीरियड के बाद ज्यादा बेनिफिट मिलता है वो रिजेक्ट हो जाते हैं अगर हम पेबैक पीरियड मेथड अप्लाई करते हैं तो। इस लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए एक और मेथड सजेस्ट किया गया जिसे हमने यहां पर नाम दिया पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। इस मेथड में क्या करेंगे आप समझना। पेबैक पीरियड में तो सिर्फ वो अमाउंट हमारे पास वापस आया जो हमने लगाया था, ये बात ठीक है। ये मेथड क्या कहता है कि जो अमाउंट आपके पास वापस आ गया वो तो आपने ही लगाया था ना, उसे छोड़ो। पेबैक पीरियड के बाद जो कैश इनफ्लो आ रहे हैं उन्हें कंसीडर कर लो। यानी किसी भी प्रोजेक्ट में जहां आप कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, पेबैक पीरियड तक जो पैसा आया वो छोड़ दो, पेबैक पीरियड के बाद के जो कैश फ्लोज हैं सिर्फ उन कैश फ्लोज का टोटल कर लो, और पेबैक पीरियड के बाद के कैश फ्लोज के टोटल को ही नाम दिया गया पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। क्या ध्यान रहेगी ये बात? बहुत डिटेल में डिस्कस किया है मैंने, ध्यान से पढ़ो जरा इस पॉइंट को। As the cash flows after payback period are not taken into consideration in payback period method, क्योंकि पेबैक पीरियड मेथड में पेबैक पीरियड के बाद के कैश फ्लोज को कंसीडर नहीं किया जाता है। द प्रोजेक्ट विद हायर पेबैक पीरियड इज रिजेक्टेड। हायर पेबैक पीरियड वाले
प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है। हालांकि इवन दो इट में जनरेट हायर बेनिफिट्स आफ्टर रिकवरिंग इट्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जबकि हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट पेबैक पीरियड के बाद ज्यादा बेनिफिट अर्न करके दे। समझ आ गई बात? बाय कंसिडरिंग दिस ड्रॉबैक ऑफ पेबैक पीरियड के इस ड्रॉबैक को ध्यान में रखते हुए वन मोर मेथड इज सजेस्टेड, दैट इज पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। एक नया मेथड सजेस्ट किया गया, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। और पढ़ो जरा, इस मेथड में क्या करना है। अंडर दिस मेथड the cash inflows after payback period are taken into account for considering the profitability of the project। इस मेथड में पेबैक पीरियड के बाद वाले कैश इनफ्लोज को कंसिडर किया जाता है किसी प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए। यानी इन शॉर्ट हम कहें तो पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी क्या आ गई। पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल कैश फ्लोज या टोटल सीएफएटी। ऐसे कह दो ना, सीएफएटी मैंने बताया आपको, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। टोटल यानी पूरे प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट जितने पीरियड में आती है उसे पेबैक पीरियड ही तो कहा था। तो हमने कहा पेबैक पीरियड में जो आया है उसे हटा दो, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हटा दो। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है उसे हमने नाम दिया पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। बताओ जरा, इसका डिसीजन क्राइटेरिया क्या होगा। कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा, जिसका पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी कम हो या ज्यादा हो। अगर प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट को हम बात कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा हो उतना बेस्ट है। तो वही मैं यहां पर लिख रहा हूं, हायर द पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, हायर द पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी comma better is the project। हायर द पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी बेटर इज द प्रोजेक्ट, ये इस मेथड का डिसीजन क्राइटेरिया हो गया। क्लियर है? यानी टोटल कैश फ्लोज ले लीजिए ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, उसमें से जो हमने कैश आउटफ्लो लगाया है वो माइनस कर दो और नाम दे देंगे पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। और ये क्यों मेथड आया, क्योंकि मैंने बताया पेबैक पीरियड में पेबैक पीरियड के बाद वाले कैश फ्लोज इग्नोर हो जाते हैं, तो इस मेथड में पेबैक पीरियड के बाद वाले कैश फ्लोज को ही कंसीडर किया गया है। चलो इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 33 देखना जरा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 ये रहा, ध्यान से पढ़ना प्लीज। क्या लिखते हैं, ए प्रोजेक्ट विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹15 लाख, कितने अमाउंट इन्वेस्ट करना है, कैश आउटफ्लो कितना है 15 लाख का, एंड लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का ये प्रोजेक्ट है, जनरेट सीएफएटी ऑफ ₹2,87,500 पर एनम, हर साल 2,87,500 रुपए का सीएफएटी जनरेट करके देगा। कितने साल तक? 10 साल तक। कैलकुलेट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, कहने पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, मैंने आपको पहले ही कहा पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी कहें या पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी कहें। चलो देख लेते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कैश आउटफ्लो कितना दे रखा है, 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए आज लगाने हैं। लाइफ 10 ईयर्स, एनुअल सीएफएटी कितना दिया था, ये रहा 2,87,500, 2,87,500। अब बताइए जरा, हर साल अगर इतने मिलेंगे तो टोटल सीएफएटी कितना हो गया,
टोटल CFAT is equal to 2,87,500 into 10 years is equal to rupees 28,75,000। क्लियर है? तो पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी निकालने में है क्या, अब ये लीजिए, पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी कहें, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी कहें, इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, टोटल CFAT माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 28,75,000 माइनस हमने लगाया था 15 लाख, कितना आ गया, रुपीज 13,75,000। बन गया क्वेश्चन, देखना जरा आंसर। ये देखिए, पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इक्वल टू रुपीज 13,75,000, यही हमारे यहां पर निकल कर आ गया है। क्लियर है? पॉइंट समझ आया आपको? पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी भी समझ गया हमने। लास्ट क्लास में हमने दो मेथड किए थे, पेबैक पीरियड, ARR। आज की क्लास में हमने नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक के बाकी के दो मेथड भी डिस्कस कर लिए हैं, पेबैक रेसिप्रोकल एंड पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, या ऐसे कहें पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी। समझ आया? ये नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक हमारी यहां पर हो जाती है कंप्लीट। और अब हम चलते हैं मेन मॉडर्न टेक्निक्स पर, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ज्यादा पूछता है, मॉडर्न टेक्निक यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स पर। ठीक है, चलो डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक में सबसे पहले हेडिंग देते हैं, लिखिए मेरे साथ।